हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार डेली क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, खासकर ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम के लिए। ट्वेल्थ के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, जिसमें हम लोग सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन दोनों का वीडियो कवर कर चुके हैं और उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने दिखाया गया, जिसमें वैसे चीज़ों को कवर किया जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है या कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो उस आधार पर यदि आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वैसे टॉपिक को उसमें कवर किए हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ सके। तैयारी स्मार्ट की जरूरत है। स्मार्ट तैयारी करेंगे तो आप नंबर को ज़्यादा अचीव कर पाएंगे और आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो आई होप दोनों वीडियो को आप देखे होंगे और कमेंट भी कीजिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है या इसका सॉल्यूशन करा दीजिए। ये सारी चीज़ों को आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो आज हम लेकर हाजिर हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर 3 है केमिस्ट्री का, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जिसमें छोटा छोटा टॉपिक है, जैसे आपको प्रतिरोध हो गया, पहला प्रतिरोध है। प्रतिरोध ये सब मात्रा पुत्रक पूछ लेता है, ये सब पूछ लेता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है प्रतिरोधकता को, प्रतिरोधकता को। फिर तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व। और पांचवा आपको चौथा पॉइंट रखना है मोलर चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व को चालकता भी कहा जाता है। प्रतिरोध ओम के नियम से V = IR आप जानते होंगे। तो यहाँ से R निकालेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, V/I। और इसका आप मात्रा को ओम जानते होंगे, ओम जानते होंगे। प्रतिरोध को रो से डिनोट किया जाता है और रो ये हो जाता है RA/L, जिसमें ओम हो जाता है और ये हो जाता है मीटर/मीटर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो ये हो जाता है ओम मीटर। और विशिष्ट चालक तो ठीक इसका विपरीत होता है K1/ρ, मतलब कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम कहते हैं विशिष्ट चालकत्व। तो K = 1/ρ। यहाँ पर मात्रा का पुट कीजिएगा तो ओम मीटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ओम माइनस और मीटर -1। इसको आप लिख सकते हैं महो मीटर -1 भी लिखा जा सकता है। विशिष्ट चालकत्व को हम लोग लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं और लैम्डा K/V होता है। इसको K/10,000 भी फॉर्मूला लिखा जाता है। अब ये देखिए मोलर चालकत्व है, ये आपका मोलर ये चालकता है। और ये लैम्डा, इसको लैम्डा पढ़ते हैं, लैम्डा पढ़ा जाता है। और ये K चालकता है यहाँ, और चालकता 1/ρ होता है और इसका मात्रक होता है यहाँ। और ये आपको आयतन को डिनोट करता है। ये आयतन क्या है, तो यहाँ से मोलर चालक, तो ये 4 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन आपसे ज्यादातर मात्रक ही पूछता है और ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो डेफिनेशन पूछ देगा कि मोलर चालक तो क्या है। तो आप इसे तो फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और मोलर चालक तो एक नहीं पढ़े होंगे, बाकी विशिष्ट चालक तो या चालकता ये सब पढ़े होंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कोलराउस का नियम। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट कोलराउस का नियम। ये छोटा चीज है कोलराउस का नियम। ये तनुता पर आधारित, ये बताया था लवण के युग्म की मोलर चालकता के संबंध को बताया था। तो ये, और दूसरी इसकी ध्यान रखना है कि अनंत तनुता पर जो होता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकत्व
कटायन का और एनायन के, ठीक है, एनायन के योगफल के बराबर होता है। ये कोलराउस का नियम मेनली यही है कि अनंत तनुता पर किसी भी विलयन के कटायन, धनायन मतलब धनायन और ऋणायन के मोलर चालकत्व के योगफल के बराबर होता है। मोलर चालकत्व के योगफल के बराबर, यही जो पाई है लैम्डा यहाँ लिखा हुआ वही है लैम्डा कटायन और आयन के योगफल के बराबर होता है, लेकिन अनंत तनुता पर। तो कोलराउस का नियम यही है। इसके बाद इंपॉर्टेंट आपको है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। और इसके साथ सेल अभिक्रिया भी ध्यान रखना है आपको कि सेल अभिक्रिया किसको कहते हैं या कैसे निकाला जाता है, कैसे एनोड हम पहचानेंगे, कैसे कैथोड पहचानेंगे, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। तो इसमें विद्युत रासायनिक सेल में ये तो पता चल रहा है कि यह एक प्रकार का सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा आपको बदलेगा किसमें, विद्युत ऊर्जा में। लेकिन ये कैसे बदलेगा, ये कैसे बदलता है, तो ये इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अभिक्रिया होती है। मतलब अवकरण और ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा यदि विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो उसको रासायनिक सेल कहते हैं। और यह नियत वोल्टेज पर हमेशा विद्युत धारा देते रहता है, इसको कहा जाता है विद्युत रासायनिक सेल। लेकिन उसके अंदर जो सेल अभिक्रिया होती है वो भी इंपॉर्टेंट है कि एनोड पर आपको हमेशा याद रखना है कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और कैथोड पर हमेशा आपको अवकरण अभिक्रिया होती है, अवकरण अभिक्रिया होती है। तो एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण हमेशा ध्यान रखना है। यदि मान लेते हैं कि यहाँ Zn(s) है, रिएक्शन के बाद Zn2+ बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन बनाया, इसका मतलब है कि ये ऑक्सीकरण हुआ। ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। इसके बाद यदि आपको रिएक्शन ऐसे दे दे Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन एरो के बाद Cu सॉलिड बना दे, तो ये आपको क्या होगा, ये अवकरण अभिक्रिया है। ये अवकरण अभिक्रिया है। ये इलेक्ट्रॉन उत्पन्न किया, मतलब कि हमेशा Zn से कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन बहेगा, धारा बहेगा कॉपर से जिंक की ओर। तो जहां इलेक्ट्रॉन बनता है वहां ऑक्सीकरण होता है और जहां पे इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है, अवशोषित करता है, उसको कहा जाता है अवकरण की अभिक्रिया। तब जब ये दोनों अभिक्रिया को जोड़ दिया जाता है तो इसको बोलते हैं नेट सेल अभिक्रिया। नेट सेल अभिक्रिया कहते हैं इसको, नेट सेल अभिक्रिया। जोड़ेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और ये Zn+ Cu2+ और एरो के बाद क्या बचेगा, Zn2+ Cu बचेगा। तो ये नेट सेल अभिक्रिया है। ये जो दोनों अभिक्रिया है अर्ध सेल अभिक्रिया है, इसको अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। ये अर्ध सेल अभिक्रिया है। तो सेल अभिक्रिया आई होप इसे आप समझ गए होंगे। तो कोई भी सेल में ये सेल अभिक्रिया होता है तो उसमें भी अर्ध सेल अभिक्रिया दोनों को ऐड किया जाता है तो नेट सेल अभिक्रिया निकलता है। ये बातें याद रखना है कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अवकरण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इतना है। आगे इंपॉर्टेंट इसमें है 1 फैराडे बराबर कितना होता है, तो ये भी आप नोट कर लेंगे कि 1 फैराडे 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है। इस पर भी न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है। आई होप आप इसे समझे होंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसे आप लिखिएगा या आप नोट्स होगा आपके पास तो सब इसको रिवीजन कीजिएगा जिससे आपको एग्जाम में स्कोरिंग अच्छा से हो सके। तो आगे देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन कैसे इस पर आधारित आता है। ये जो भी पॉइंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप क्या पढ़ें, इसमें क्या चीज छोड़ें, ये सब चीजें हैं।
तो क्वेश्चन इसमें बहुत इजी रहता है और एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल में देता है, 2 मार्क्स में रहेगा आपको क्वेश्चन, जो भी रहेगा इसमें 2 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा। तो एक फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अवकरण, सेल अभिक्रिया, आप ये सब में देख लिए कि नेट सेल अभिक्रिया किसको कहते हैं, ये सारी चीजें। आगे देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, मान लेते हैं Al3+ है, +3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ बनाएगा एल्युमिनियम सॉलिड। तो यहाँ कहेगा कि कुल आवेशों की मात्रा निकाले। आपको पता चला कि एक फैराडे बराबर जो है 96,500 कूलम के बराबर है। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे है, तो 3 फैराडे में 3 गुना 96,500 कुल आवेश हो गया ये। तो ऐसे क्वेश्चन दे देता है, तो ये आसानी क्वेश्चन आता है जब भी आता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है आपको फैराडे के नियम। फैराडे के नियम ये काफी इंपॉर्टेंट है। फैराडे के नियम, कि फैराडे के नियम 2 दिया था। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम, ये 2 चीज। फैराडे का प्रथम नियम में आपको जो पदार्थ होता है वो कुल आवेशों की मात्रा के समानुपाती होता है, कुल आवेशों की मात्रा के समानुपाती होता है, Ct। तो m समानुपाती हटाते हैं तो Z एक कांस्टेंट आता है, ये Ct के बराबर होता है, जहां Z एक रासायनिक तुल्यांक स्थिरांक होता है, रासायनिक तुल्यांक स्थिरांक होता है। दूसरा नियम में M1E1 बराबर होता है M2E2 के, मतलब अलग अलग विलयन में आप लीजिएगा द्रव्यमान और रासायनिक तुल्यांक का अनुपात तो सभी जगह समान आते हैं, उसको कहते हैं फैराडे के द्वितीय नियम। और प्रथम नियम में पदार्थ में इलेक्ट्रोड पर जितना पदार्थ बनता है वो कुल आवेशों के समानुपाती होता है, मतलब कि m समानुपाती Ct है और m समानुपाती को हटाते हैं तो Z इंटू Ct आता है। और द्वितीय नियम में किसी भी अलग अलग विलयन यदि लेंगे तो वहां पे जो पदार्थ बनता है और रासायनिक तुल्यांक होता है उसका अनुपात एक स्थिरांक होती है, उसको कहा जाता है फैराडे के द्वितीय नियम। और लास्ट पॉइंट है आपको संचारण ध्यान रखना है इस चैप्टर में कि संचारण कहते किसको है, संचारण कैसे कैसे होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि CO2 इसमें इन्वॉल्व होता है, SO2 इन्वॉल्व होता है, NO2 इन्वॉल्व होता है और CO इन्वॉल्व होता है। संचारण जो है इन्हीं कारण से होता है। संचारण का मतलब होता है कोई भी धातु यदि धीरे धीरे क्षय हो रहा है तो उसको कहते हैं संचारण। धीरे धीरे जो धातु का क्षय होता है, तो धातु का क्षय होने में ये सब कारक भागीदारी निभाते हैं अपना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जंग का सूत्र पूछता है, जंग का सूत्र तो आपको ध्यान रखना है Fe2O3.XH2O होता है, उसको कहते हैं जंग। लोहा में जब जंग लगता है इस सब की उपस्थिति में रहेगा, वायु के संपर्क में रहेगा, जल रहेगा तो वो रस्ट लग जाता है उसी को। इसके बाद संचारण के उपाय ध्यान रखेंगे, उत्सर्ग विधि के द्वारा, पेंट के द्वारा, ये सब ध्यान रखना है। लोहा के ऊपर हम जिंक का परत चढ़ा देते हैं, गैल्वेनाइजेशन जिसको कहा जाता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको इतना ही इम्पोर्टेंट रखे हैं। आई होप आप इसे समझे होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।